जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और इसमें 100 प्रश्न होंगे। जो सारे प्रश्न होंगे वो जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। तो इसको बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में कई गांव लगभग 12 से 20 को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पढ़ा पंचायत के नाम से, बी कह रहा पढ़ा के नाम से, और सी कह रहा पीड़ के नाम से, और डी कह रहा परगनेत के नाम से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राइट हो जाएगा पढ़ा के नाम से। क्योंकि आपको पता होगा मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर लगभग 12 से 20 को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसे पढ़ा कहते हैं। वहीं देखें दोस्तों तो जो पढ़ा पंचायत है इसकी अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि 9 से लेकर के 12 गाँव, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 9 से लेकर के 12 गाँव के संगठन को पढ़ा पंचायत कहा जाता है और 12 से 20 गाँव के संगठन को पढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रांची जिले का मुड़मा मेला किस पंचायत का प्रभावी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑप्शन ए में कह रहा है गांव पंचायत का, बी में कहा पढ़ा पंचायत का, और सी में कह रहा है राजा का, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा दोस्तों कि जो रांची में मुड़मा मेला लगता है, देखिए तो पढ़ा पंचायत के प्रभावी होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस मेले में क्या होता है दोस्तों कि त्योहारों का आयोजन कर जनजातीय लोगों में एकता और भाईचारा का संचार करते हैं। रांची जिले का मुड़मा मेला पढ़ा पंचायत के प्रभावी होने का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है, साथ ही धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है डाकुआ, बी में कह रहा है कि 3 मानकी, सी में कह रहा है दोस्तों दिउरी, और डी में कह रहा है कि पुजारी या पाहन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में अगर देखें दोस्तों तो इसमें क्या हो जाता है, जो दिउरी होता है ये गांव का सामाजिक एवं धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी, राइट हो जाएगा। साथ ही ये देखें तो धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को दंड भी तय करता है कि इसको क्या दंड देना चाहिए। तो ये जानता होगा कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें द्यूरी जो होते हैं उसमें धार्मिक त्यौहार से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, अपराध से संबंधित निर्णय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारी को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है। ऑप्शन ए में कह रहा है चौकीदार, बी में कह रहा है नायके, सी में कह रहा है लाशें टंगाए, और डी में कह रहा है भोग तो प्रजा। तो आपको यहाँ पर पता होगा दोस्तों कि माझी शासन व्यवस्था में भोगतु प्रजा जो होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है, उसको छोड़कर बाकी पदाधिकारियों की गांव की ओर से जमीन मिलती है उनके कार्य के बदले। भोगतु प्रजा क्या कहता है दोस्तों कि जो वरिष्ठ लोगों का, यानी जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं 65-70 सालों को जो बुजुर्ग होते हैं उनकी एक देखिए तो कमेटी होती है, उसमें से कुछ सदस्यों की एक सदस्यता होती है जिसे भोगतु प्रजा कहा जाता है। जो बड़े बड़े कुछ निर्णयों में इनको शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोकलू सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़े झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है जिसकी सभापतित्व कौन करता है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है दोस्तों, और इसमें पता होगा गांव के झगड़े को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है और जिसके सभापति कौन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महतो, बी कह रहा है कि पाहन, सी कह रहा है कटाहा, और डी कह रहा है कि प्राणिक। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका महतो होगा। तो आपको याद रखना है कि गांव के झगड़े सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है जिसमें महतो की उपस्थिति आवश्यक होती है और बैठक का सभापतित्व भी महतो के द्वारा ही किया जाता है। आगे प्रश्न है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में भूमि स्वामित्व के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भूमि की निजी स्वामित्व था, बी कह रहा है कि भूमि का सामूहिक स्वामित्व था, सी कह रहा है भूमि का सामूहिक स्वामित्व था पर राजा के अधीन रहता था, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था आपका पता हो, मुंडा की शासन के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था यानी मुंडाओं की व्यवस्था नागवंशों में हस्तांतरित हुई थी। और इसमें अगर देखें दोस्तों तो क्या था कि भूमि का स्वामित्व जो है वो सामूहिक था। तो इसको ध्यान रखो, भूमि का सामूहिक स्वामित्व था। छोटा नागपुर क्षेत्र में देखें दोस्तों तो भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था और मुंडा या पाहन उन जमीनों की जोत कोड़ के लिए उसे किसी व्यक्ति को आवंटित करता था यानी देता था।
अगला प्रश्न है कि राज्य की भूगर्भीय संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कारक आर्किन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, बी कारक विंध्य श्रेणी की चट्टानें, सी कारक गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें और डी कारक राजमहल ट्रेप या दक्कन लावा की चट्टानें। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान जो है वो आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं, जबकि सबसे नवीनतम चट्टान जो है वो मिट्टी जलोढ़ निक्षेप की मृदा का होता है। तो इस तरह से आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में हो जाएगा धारवाड़ की चट्टान, बी में हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टान और सी में हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान और डी है जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। तो झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान में आएगा आपका जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित जो संरचना पाई जाती है, जैसे कि राजमहल के पूर्वी जो घाटी है दोस्तों, जैसे सोन घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी, निचली घाटी, ये सभी जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है। ऑप्शन ए का है पुनपुन नदी, बी का है सकरी नदी और सी का है फल्गु नदी, डी का है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो झारखंड में सकरी नदी को देखें दोस्तों तो सुमागधी या रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित थे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित थे। ऑप्शन ए कह रहा है रोमन कैथोलिक मिशन से, बी कह रहा है दोस्तों गॉसनर एवलिजेकल लूथर मिशन से, आगे सुनिएगा ऑप्शन आगे है कि द यूनाइटेड फ्री ऑफ स्कॉटलैंड मिशन और डी का रहा है एलिगेशन मिशन। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा कि झारखंड के पृथ्वीकरण आंदोलन के बीच ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा में बोया गया था और इसी सभा में एलिगेशन मिशन जो था दोस्तों रांची में भाग लेने वाले जो जे बार्थोलोवन थे उन्होंने ही इस मिशन से जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापन आपको पता होगा वो जुड़े हुए थे आपका एलिगेशन मिशन से। आपको याद होगा जे बार्थोलोवन 1912 ईस्वी। तो ये ध्यान में रखेंगे जैसे झारखंड का एक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को रांची आने पर किस संस्था ने अपना ज्ञापन सौंपा था। ऑप्शन ए कह रहा है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बी कह रहा है छोटा नागपुर उन्नति समाज, सी कह रहा है किसान सभा और डी कह रहा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो साइमन कमीशन को रांची आने पर यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा कि छोटा नागपुर उन्नति सभा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा कि दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया था तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप बॉन ह्यूम और रेवेंड जुअल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि चित्रजीत राय, बी कह रहा है जयनाथ सिंह, सी कह रहा है मंगल सिंह और डी कह रहा है मोहन सिंह। तो यहाँ पर देखें कि भोक्ता विद्रोह जो था दोस्तों चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना थी और यह जो था दोस्तों चित्रजीत राय थे। यहाँ पर आंसर जो आपका समझ में आ गया होगा कि जो चित्रजीत राय थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भोक्ता विद्रोह के पूरक जो घटना से चित्रजीत राय के जो दीवान थे जयनाथ सिंह, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी जयनाथ सिंह। तो जयनाथ सिंह के नेतृत्व में सन 1771 में आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा कि भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह के पूरक घटना थी जो चित्रजीत राय उस समय जो वहाँ का राजा थे और उसके जो दीवान थे वो जयनाथ सिंह थे। तो जयनाथ सिंह के नेतृत्व में ही 1771 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 में जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उस समय पूछ देंगे कि राजा कौन थे, तो चित्रजीत राय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। ऑप्शन ए में कहता है कि कोल विद्रोह, बी में कहता है हो विद्रोह, सी में कह रहा है कि बिरसा आंदोलन और डी कह रहा है टाना भगत आंदोलन। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा कि कोल विद्रोह।
आपको पता होगा कि इल विद्रोह में छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कुछ जनजातियों ने भाग लिया और सिर्फ हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता रहा था। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कि सुषपम पानी गर्म जल कुंड मोर नदी के तट पर स्थित है। बी कह रहा है कि सूरज कुंड हजारीबाग में स्थित भारत का सर्वाधिक जल कुंड है। सी कह रहा है कि हर हद हजारीबाग में स्थित है। डी कह रहा है कि हुटार गर्म जल कुंड पलामू जिला में स्थित है। निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि केवल बी गलत है और बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल बी और सी दोनों गलत है और सी कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी यहाँ पर गलत है। डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर अगर ध्यान देखें तो आपका जो है दोस्तों कि इनमें सभी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सुसु पानी गर्म जलकुंड जो है मोर नदी के तट पर स्थित है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, गर्म जलकुंड जो है मोर नदी के तट पर स्थित है। वहीं देखिए दोस्तों, जबकि सूर्य कुंड हजारीबाग में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है दोस्तों जो भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है और हरहद जो हजारीबाग में स्थित है, हुटार गर्म जलभाग में स्थित है। तो इन कथनों में गलत कथन की पहचान करना। तीन में से सभी देखें दोस्तों तो कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी जो कथन है वो सही हैं। तीन में सभी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सही होना चाहिए, में सभी सही। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि इस कथन में से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 मिट्टी, बी कह रहा है 4 मिट्टी और सी में कह रहा है कि 5 प्रकार की मिट्टी और डी में कह रहा है कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में देखें तो 6 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें अगर देखें दोस्तों तो लाल मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा और रेतीली मिट्टी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी और अब्रक मूलक मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 प्रकार का, बी कह रहा है 3 प्रकार का, फिर सी ऑप्शन में कह रहा है 4 प्रकार का और डी कह रहा है कि 6 प्रकार का। तो झारखंड में लाह की जो देखिए दोस्तों तो 4 किस्मों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। एक होता है बैसाखी लाह, फिर होता है जेठवी लाह, यानी बैसाख में होता है, एक होता है जेठ में लाह होता है, एक होता है कितकी लाह, एक होता है अघनी लाह। तो इस तरह से अगर देखें तो लाह की 4 फसलें जो है झारखंड में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1932 में की गई। बी कह रहा है कि यह लातेहार जिला में 337.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सी कह रहा है कि यहाँ पहली बार विश्व में शेर की गणना भारत सरकार के द्वारा 1973 में हुई। और डी कह रहा है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए, यानी कि जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों ए बी सी डी, इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको ध्यान में देखना होगा दोस्तों कि इसमें सिर्फ अगर देखें तो आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बी, यानी कि केवल ऑप्शन डी सही है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। वहीं अगर आपको पता होगा कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है सितंबर 1986 में की गई है। तो यहाँ पर अगर यहाँ 1932 न करके 1986 होना चाहिए था। वहीं देखिए दोस्तों तो लातेहार जिला में स्थित है और यह उद्यान देखिए तो 231, तो यहाँ पर हो जाएगा 231.67 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व में पहली बार बाघों की गणना जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो ये जो हो जाएगा 1932 में हुआ था। इस तरह से देखिए दोस्तों थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा सारा है लेकिन डाटा को सही सीक्वेंस में नहीं है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन गलत हैं डी को छोड़ करके, बाकी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है बाघ के लिए, बी कह रहा है हिरण के लिए, सी कह रहा है हाथी के लिए और डी कह रहा है सांभर के लिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है जो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है।
ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि दलमा अभयारण्य में, बी कह रहा है कि तोपचांची अभयारण्य में, सी कह रहा है कि लावालोंग अभयारण्य में, डी कह रहा है कोडरमा अभयारण्य में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अभिसूचित किया गया है। तो ये आपको पता होगा कौन सा गज अभयारण्य है, दलमा अभयारण्य है। तो इस तरह से यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तेनूघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कारक बोकारो जिले में, बी कारक रामगढ़ जिले में, सी कारक धनबाद जिले में और डी कारक हजारीबाग जिले में। तो तेनूघाट पक्षी विहार जो है दोस्तों ये हो जाएगा बोकारो जिले में। तो कोई ध्यान में रखना है, इसका आंसर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रपुरा पक्षी विहार जो है वो बोकारो में तथा ईचागढ़ पक्षी विहार अगर देखें तो सरायकेला खरसावां जिले में है तथा तिलैया पक्षी विहार जो है वो कोडरमा में स्थित है। तो याद रखिएगा कि तेनूघाट पक्षी विहार व चंद्रपुरा पक्षी विहार दो जो हैं आपके बोकारो में है तथा ईचागढ़ पक्षी विहार जो है वो सरायकेला खरसावां में है। और एक और है दोस्तों तिलैया पक्षी विहार जो कोडरमा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत है। पहला कह रहा है कि भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे। बी में कह रहा है कि सन 1882 से 1885 में इस क्षेत्र का लगभग 42% क्षेत्र पर वन था। सी कह रहा है कि वर्तमान में इस क्षेत्र पर मात्र 29.62% क्षेत्र पर सीमित हो गया है। तो इनमें से कोई नहीं। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन जो वो हैं सत्य हैं। यानी कि भारत में आज़ादी से पूर्व झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे। इसके बाद देखिए तो 1882 से 85 में इस क्षेत्र में लगभग 42% क्षेत्र पर वन था। इसके बाद वर्तमान में देखें तो 29.62% क्षेत्र पर वो वन सिमट के रह गया है, जो राष्ट्रीय औसत से अभी भी ऊंचा है। राष्ट्रीय औसत लगभग 21 दशमलव कुछ पॉइंट है। अभी नया नया गणना आया है उसमें 22 आसपास दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बी कह रहा है कि इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। सी कह रहा है कि संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा। डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। यानी नहीं नहीं देखिए कभी भी रहता है दोस्तों तो कॉमन रहता है उसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा कि सभी कथन जो है वो सत्य हैं। यहाँ पर देखिए तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति आपका संथाल ही है, क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड की है, दूसरी जनजाति जो है वो भील की है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो इनका जमाव जो है संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है संथाल लोगों का, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है यह। और संथाल परगना का नाम जो है अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा है। तो जो यहाँ के पहाड़िया लोग थे, संथालों में अगर मुख्य रूप से देखें तो वहाँ का मूल निवासी पहाड़िया लोग ही माना जाता है। लेकिन जब संथाल लोग आए तो पहाड़िया लोगों को मार मार के भगाया और वहाँ पर अपना देखिए तो कब्जा जमा लिए, और अभी देखिए तो संथाल परगना इनका गढ़ बन गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र नकदी फसल यानी कैश क्रॉप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धान की, बी कह रहा है मक्का की, सी कह रहा है गन्ना की और डी कह रहा है गेहूं की। तो आपको ध्यान में रखना कि झारखंड का एकमात्र नकदी फसल जो है वो हो जाएगा आपका गन्ना है। इसके लिए देखिए दोस्तों तो इसका प्रमुख उत्पादक अगर जिले देखना है तो आपका हजारीबाग होगा, पलामू होगा, दुमका, गोड्डा इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उसमें संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। एक साइड सिंचाई परियोजना है और एक साइड जिला दिया हुआ है। यहाँ प्रकार के भेरवा जलाशय परियोजना, बी कह रहा है कि राम रेखा जलाशय परियोजना, सी में कह रहा है कि नकटी जलाशय परियोजना और सत पोटवा जलाशय परियोजना। तो इसको मिलाते हैं दोस्तों तो भेरवा जलाशय परियोजना देखिए कहाँ है दोस्तों, तो हो जाएगा हजारीबाग में है। वहीं देखें तो राम रेखा जलाशय परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो हो जाएगा गुमला जिले में है। और नकटी जलाशय परियोजना जो है दोस्तों ये सिंहभूम जिले में है। और यहाँ पर देखिए तो सत
पोटका जलाशय परियोजना, ये भी देखें तो सिंहभूम जिले में है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों तो आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचित जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1953 में, बी कह रहा है 1955 में, सी 1959 में और डी कह रहा है 1957 में। तो पंचित जल विद्युत केंद्र की स्थापना देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी निगम के अधीन देखें तो 1959 ईस्वी में की गई है। यह जल विद्युत केंद्र देखें तो दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि चाईबासा से बरजा मुंडा, गुआ से लिमुटू एवं बड़ा जमदा से नावा मुंडी उपरोक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिर से प्रश्न पढ़ा दोस्तों, चाईबासा से बरजा मुंडा और गुआ से लिमुटू एवं बड़ा जमदा से नावा मुंडी उपरोक्त जो है धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है लो अयस्क के लिए, बी कह रहा है मैग्नीज के लिए, सी कह रहा है क्रोमाइट के लिए, डी कह रहा है जस्ता के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो झारखंड में मैग्नीज के भंडार जो है वो राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका देखें तो आंसर जो है का बी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो इनके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं आपको, गुआ से लिमुटू और चाईबासा से बजमुंडा और जामा बड़ा जम्बा से नावा मुंडी। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों आपके मैग्नीज के प्रमुख खानों में नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1911 में, बी कह रहा है 1909 में और सी कह रहा है 1907 में और डी कह रहा है 1914 में। तो भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है आपको पता होगा टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 यानी टिस्को की स्थापना कब हुआ है दोस्तों तो 1907 ईस्वी में किया गया है, जो कहाँ है दोस्तों जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मुरी रांची में, बी कह रहा है घाटशिला सिंहभूम में तथा माराफरी बोकारो में और डी कह रहा है साकची जमशेदपुर में। तो आपको पता होगा भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में घाटशिला में लगाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। मुरी में पता होगा दोस्तों एल्युमिनियम कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड का एल्युमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट के मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना की ही बना पाता है। ये एल्यूमिना निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अलपुरम अलवाय, बी में कह रहा है कि बेलूर और सी में कह रहा है कि लेई और इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखा कि झारखंड के एल्युमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट के मध्यवर्ती उत्पादन एल्यूमिना ही बना पाता है तथा एल्यूमिना निम्न से किस स्थान पर अंतिम उत्पादन के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो इसको अंतिम उत्पादन के लिए एल्यूमिना को भेजा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा इनमें सभी जगहों पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग के द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती उत्पाद जो होता है एल्यूमिना, इसको देखें तो अलपुरम अलवाय जो केरल में है तथा बेलुरु कोलकाता और लेई मुंबई स्थित कारखानों में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कि रांची के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, यानी एचईसी की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है धुरवा में, बी कह रहा है हटिया में, सी कह रहा है कांके में और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो एचईसी की स्थापना कहाँ किया गया है दोस्तों तो ये हटिया में किया गया है। तो याद रखिएगा कि विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीन एवं कल पुर्जों आदि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी की स्थापना 1958 में किया गया है। ये देखिए दोस्तों तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कर्णपुरा, बी कह रहा है कि दुगदा और सी कह रहा है कि भोजुडी और डी कह रहा है कि करगली। तो याद रखिएगा जो करगली है कोलवासरी वो एशिया का सबसे बड़ी कोलवासरी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये झारखंड के कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र है जो जामदाबुआ, वेस्ट बोकारो, लुधना, करमाली, दुगधा, भोजुडी ये सभी स्थान में भी देखें तो किया जाता है, लेकिन कोलवासरी में सबसे बड़ा स्थान आपका करगली को ही माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर तसल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मांडर रांची में, बी कह रहा है कांके रांची में, सी कह रहा है नामकुम रांची में और डी कह रहा है कि नगड़ी रांची में। तो आपको पता होगा तसल अनुसंधान केंद्र जो रांची में है और ये रांची के नगड़ी नामक स्थान पर अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार, बी कह रहा है कि विशिष्ट कमिश्नर, सी कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होगा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा विशिष्ट कमिश्नर। आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम 1869 के तहत भूइंहरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर की भूधुती की जो जांचने और प्रबंध करने एवं पंजीकृत करने की जो शक्ति था वो विशिष्ट कमिश्नर को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि काश्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धारा 4 के अंतर्गत, बी कह रहा है धारा 5 के अंतर्गत और सी कह रहा है धारा 6 के अंतर्गत और डी कह रहा है कि धारा 11 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो काश्तकारों का वर्ग का जो वर्णन है वो आपका हो जाएगा धारा 4 में कहा गया है। वहीं अगर देखें दोस्तों तो धारा 5 में कहा गया है दोस्तों भूधारकों का अर्थ के बारे में उपबंध है और धारा 6 कहता है दोस्तों रैयत के अर्थ के बारे में बताया गया है और धारा 11 कहता है कि भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण के बारे में उपबंध किया गया है। तो आपको काश्तकारों का वर्ग बताया गया है, आपका ध्यान रखना है दोस्तों धारा 4 में बताया गया है और धारा 5 क्या है भूधारकों का अर्थ बताया गया है और 6 में रैयत का अर्थ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी अधिभोगी जोत के लगान की वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए गए प्रत्येक आवेदन में विनिर्दिष्ट होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि जोत गठित करने वाले भूखंडों का क्षेत्र, स्थिति, स्थानीय नाम, विशेषता और सीमा विशेष में विशेषताएं। बी कह रहा है कि भूमि में तत्समान वर्गों के लिए ग्राम में सामान्यतः बिघमान दरें। सी कह रहा है कि वे दरें जिनका आवेदक दावा करना चाहता हो और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आप CNT एक्ट की धारा 28 के अनुसार अगर देखेंगे तो ये सभी उपबंध देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है, यानी किसी को नियम के खिलाफ कोई काश्तकार को आप हटा देखते हैं तो उसको फिर से कब्जे में प्रस्तावित करने के लिए, फिर से उसे वापस दिलाने के लिए किसके पास शक्ति है। ऑप्शन ए में हो जाएगा आयुक्त को, बी में हो जाएगा उपायुक्त को, सी में हो जाएगा कलेक्टर को और डी में हो जाएगा राज्य सरकार को। तो आपको पता होगा कि धारा 71 के अनुसार यहाँ पर देखें शक्ति तो उपायुक्त को दिया गया है, यानी काश्तकारों की धारा यहाँ पर देखें दोस्तों 68 और 71 दोनों बंद किया गया है कि अपनी काश्तकार या उसके किसी भी प्रभाग को बेदखल कर दिया जाए तो वह ऐसी बेदखली की तारीख से 1 वर्ष के कालावधि के भीतर ऐसी काश्तकारी का प्रभाव जो है कब्जे के प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर प्रार्थना करते हुए देखो उपायुक्त को आवेदन पेश कर सकेगा और उपायुक्त जो होगा यदि उचित समझे तो सरकारी जांच करने के बाद उसे विहित रीति से कब्जे में प्रस्थापित कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ग्राम स्तरीय पर, बी में कह रहा है प्रखंड स्तरीय पर, सी कह रहा है जिला स्तरीय पर और डी कह रहा है कि राज्य स्तरीय पर। तो यहाँ पर देखिए तो झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार कहा है कि इच्छुक उद्योगपति भूमि की उपबंध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिला स्तर पर, तो याद रखिएगा किस स्तर पर दोस्तों, जिला स्तर पर एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। और भूमि जो होगा 30 वर्षों के लिए आवंटित किया जाएगा इसके लीज पर, जिसमें आपको 5 वर्ष के अंदर जो है उसमें काम शुरू कर देना है और नहीं करिएगा तो ज़मीन फिर सरकार वापस ले लेगी और 30 वर्ष के बाद फिर से उसे रिन्यूअल करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया और अगले कितने वर्षों तक लागू रहेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 वर्ष तक, बी कह रहा है 5 वर्ष तक और सी कह रहा है 7 वर्ष तक और डी कह रहा है कि 10 वर्ष तक। तो आपको पता होगा कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 जो रघुवर दास ने घोषणा किया था और ये कहा था कि अगले 5 वर्षों के लिए ये प्रभावी रहेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना। बी कह रहा है दोस्तों कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। सी कह रहा है कि पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी से क्रियान्वित सुनिश्चित करना। और डी कह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग में निर्मित उद्योग हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो पुनर्वास एवं जो नीति है आपका पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में जो घोषणा हुआ, इनके अनुसार कहा गया है कि जहाँ तक न्यूनतम विस्थापन पर बल देना की आवश्यकता है, वहीं इसमें कहा गया दोस्तों कि जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है तथा पुनर्वास प्रक्रिया को तेजी से क्रियान्वित जो है वो सुनिश्चित करना है। जबकि डी यहाँ पर उसमें उपबंध नहीं किया गया है कि लघु कुटीर उद्योगों में निहित उद्योग हेतु उचित उचित बाजार की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर डी नहीं होगा, बाकी जो ऑप्शन थे वो सभी होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत किसी प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी को निम्न में से क्या सुविधा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में कहा है कि पुनर्वास अनुदान के रूप में 2,50,000 रुपये और 3,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि पर 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण, गृह निर्माण हेतु अधिकतम 50,000 की राशि। बी कह रहा है कि उग्रवाद एवं उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा, उग्रवादी को तथा उनके पुत्र पुत्रियों को मैट्रिक तक का निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो है दोनों कथन, सी कह रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सही है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त जो है वो दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के स्थानीय नीति बनाने के समय स्थानीय भूमिहीनों के मामले भी उठे थे, उनकी पहचान के लिए क्या उपाय किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। बी कह रहा है कि उसकी पहचान पंचायत द्वारा की जाएगी। सी कह रहा है कि उसकी पहचान प्रखंड कार्यालय के द्वारा की जाएगी। और डी कह रहा है कि उसकी पहचान अनुमंडल कार्यालय द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में स्थानीय नीति बनाने के समय स्थानीय भूमिहीनों की पहचान जो है संबंधित विषय ग्राम सभा द्वारा ही तय किया जाएगा कि ग्राम सभा निर्णय करेगी कि कौन से व्यक्ति जो है वो भूमिहीन है। तो इसकी पहचान के लिए दोस्तों संबंधित ग्राम सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार के लिए इस नियम में क्या व्यवस्था की है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। बी कह रहा है दोस्तों कि 50 पैसे किरोसिन तेल यानी जो मिट्टी तेल होता है देना है। और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा कि 10 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा और 50 पैसे जो है केरोसिन का तेल दिया जाता है। तो 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवारों को दोनों सुविधाएं देने की प्रोविजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का निम्न में से कौन सा मंदिर की प्रसिद्ध एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है। झारखंड का निम्न में से कौन सा मंदिर की प्रसिद्धि जो है एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उग्रतारा मंदिर, बी कह रहा है कि भद्रकाली मंदिर, सी कह रहा है कि कलेश्वरी मंदिर और डी कह रहा है कि छिन्नमस्तिका मंदिर। तो याद रखिएगा उग्रतारा मंदिर की प्रसिद्धि एक जो है दोस्तों ये हो जाएगा एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित होना है। और छिन्नमस्तिका मंदिर जो रामगढ़ रजरप्पा में है, जानते होंगे। भद्रकाली मंदिर, कलेश्वरी मंदिर, सभी मंदिर जो हैं चर्चे में रहे और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि जादू पटिया का अर्थ निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों चित्रकार से है, बी कह रहा है कपड़ा से है और सी कह रहा है कि चित्रकार के द्वारा कपड़ा या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रकारी। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जादू पटिया में देखिए दोस्तों तो जादू पटिया दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। जादू यानी चित्रकार एवं पटिया मतलब कपड़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, यानी कागज़ के छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक। देखिए दोस्तों तो एक तरह से ये देखिए तो जादू पटिया जो चित्रकला है ये एक बहुत जो है चर्चित है, जो झारखंड में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उरांव जनजातियों के द्वारा पूजा स्थल पर कर्मा के वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा कि 2, ऑप्शन बी में हो जाएगा 3 और सी में कह रहा है कि 4 डालियां और डी में कह रहा है कि 5 डालियां।
तो उरांव जनजाति के द्वारा पूजा स्थल पर देखें तो कर्मा की 3 डालियाँ गाड़ के पूजा की जाती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जबकि मुंडा जो होते हैं, मुंडा जनजाति, वो लोग 2 डालियाँ गाड़ते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मुंडा जनजाति जो है कर्मा पूजा में 2 डाली गाड़ते हैं और उरांव जनजाति जो होते हैं कर्मा पूजा में 3 डाली गाड़ के पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन भेरी वाघ के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यह एक तंत्री वाघ है। बी कह रहा है कि इसकी लकड़ी की 2 सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। सी कह रहा है कि यह एक सहायक वाद्य यंत्र है और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो हैं सत्य हैं। तो वाद्य यंत्र हम पढ़ाए थे दोस्तों, आप वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मदन भेरी जो होता है एक सहायक वाद्य यंत्र होता है। ये बिल्कुल कथन सी जो है वो सही हो जाएगा। बी भी कथन सही होता अगर यहाँ पर 2 सीधी नली ना होकर के एक सीधी नली होता, क्योंकि मदन भेरी में जो होता है दोस्तों एक सीधी नली होती है, एक खोखली लकड़ी होती है जिसके बीच में छेद होता है और एक आगे पीतल का देखें तो एक चोंगा के जैसा बना होता है, जिसको यहाँ से फूंक मारेंगे तो वहाँ आवाज़ निकलती है और इसमें एक ही टाइप का ध्वनि निकलता है। तो मदन भेरी जो होता है एक सुशीर वाद्य यंत्र में नाम आता है, तंत्री वाद्य यंत्र में नाम नहीं आता है और यह सहायक वाद्य यंत्र के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों तो सी राइट हो जाएगा। बी भी सही होता अगर यहाँ पर 2 की जगह खाली 1 होता तब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनंत सहाय अखोरी के नाटक जो है ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। यह नाटक कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1945 में, बी कह रहा है 1899 में, सी कह रहा है 1913 में और डी कह रहा है 1904 में। तो वर्ष 1913 में प्रकाशित अनंत सहाय अखोरी के नाटक जो है ग्रह का फेर और यह झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1913 में ग्रह का फेर का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष संथाली भाषा के साहित्यकार को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 2003 में, बी कह रहा है 2004 में और सी कह रहा है 2005 में और डी कह रहा है 2006 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में। आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य सम्मान है और जो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2005 में दिया गया था और 2005 में जो है जादू मणि बेसरा जो है, जिसको जदू मणि बेसरा कहीं जादू मणि बेसरा कहते हैं, को उनकी कृति भावना के लिए दिया गया था। एक उनकी रचना थी भावना, उसी के लिए इन्हें दिया गया था 2005 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा के दूसरी उपन्यास मुहिमा चेचेत दाई, मुहिमा चेचेत दाई कहीं कहीं देता है महिला चेचित दाई, तो याद रखिएगा मोहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रघुनाथ मुर्मू, बी कह रहा है बाल किशोर साहू और सी कह रहा है कि ननकू सोरेन और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो संथाली भाषा की दूसरी उपन्यास है मुहिला चेचेत दाई। यह अध्यापिक महिला की कहानी है जिसके उपन्यासकार ननकू सोरेन है। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जगदीश त्रिकुणायन का, बी कह रहा है कि राधा कृष्ण जी का और सी कह रहा है कि मनमसी मुंडू का, डी कह रहा है कि इनमें सभी का। तो यहाँ ध्यान में रखने का दोस्तों कि मुंडा भाषा एक पूर्ण भाषा है और यह कथन जगदीश त्रिकुणायन, राधा कृष्ण और मनमसी दास मुंडू सभी का है। तो याद रखिएगा मनमसी दास मुंडू इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर थोड़ा देखें तो इन सभी में देखें दोस्तों तो सभी लोग बोलते हैं कि मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। अगला प्रश्न है कि हो भाषा की नाटक पुस्तक पोम्पो साहार होरो, पोम्पो साहार होरो होरा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राम मुचरण तुबिद, बी कह रहा है कि देवेंद्रनाथ सिंकू, सी कह रहा है कि कोको बुद्रा, डी कह रहा है कि मुनि चक्रधर भुइयाँ। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, यानी लोको बोद्रा। याद रखिएगा हो भाषा की नाटक है पोम्पो तथा साहार होरा के लेखक जो है लोको बोद्रा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गोस्नर चर्च को, बी कह रहा है कि एसपीजी चर्च को, सी कह रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च को और डी कह रहा है कि इनमें सभी को। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखें तो एसपीजी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ
इंडिया कहा जाता है? तो याद रखिए कि SPG जो चर्च है, इसी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा गया है, क्योंकि उत्तर भारत में इस चर्च की बहुत प्रमुखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय नहीं है, यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि साईनाथ विश्वविद्यालय, बी कह रहा है कि झारखंड राय विश्वविद्यालय, सी कह रहा है कि सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय और डी कह रहा है कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में स्थित है। यह एक सरकारी विद्यालय है। और जो झारखंड में अगर देखिए दोस्तों तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जैसे आपका हो जाएगा साईनाथ विश्वविद्यालय जो रांची में है। इसके बाद जो होता है झारखंड राय विश्वविद्यालय जो है ये भी रांची में ही है, और सिक्किम मणिपाल जो है विश्वविद्यालय ये भी रांची में है। उसी प्रकार उषा मार्टिन एक विश्वविद्यालय वो भी रांची में है। इसके अलावा अगर देख सकते हैं दोस्तों तो ICFAI विश्वविद्यालय जो है वो भी रांची में है, जो प्राइवेट संस्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं एवं उसके स्थापना वर्ष का सही मिलान करें। चलिए एक साइड दिया हुआ संस्थाओं को नाम और उसके स्थापना वर्ष को मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद, बी कह रहा है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, सी कह रहा है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर और डी कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मणे रांची। तो आपको याद होगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना 1926 में हुआ था। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 26 हो जाएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा 1955 में, और हिंदी विद्या देवपीठ अगर देखें दोस्तों तो 1929 में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ब्राह्मणे रांची में 2009 में। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो आपका जो हो जाएगा आंसर जो है वो ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है कराची स्थित हरमू मैदान से, बी कह रहा है कि तीरंदाजी मैदान सिमडेगा से, सी कह रहा है जमशेदपुर से और डी कह रहा है कि देवघर से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत था दोस्तों ये हुआ था आपका रांची स्थित हरमू मैदान से। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा झारखंड में 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया था, और उपराष्ट्रपति के द्वारा रांची स्थित हरमू मैदान में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का निम्न में से किस स्थान से शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि रांची से, बी कह रहा है दोस्तों चतरा से, सी कह रहा है चाईबासा से और डी कह रहा है जमशेदपुर से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये देखें तो 24 जनवरी 2019 से ये चाईबासा जो है दोस्तों कोल्हान, वहाँ से मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इसे शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो राज्य में खाली स्थान के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और 58 या 60 साल के बाद संस्थान में सेवानिवृत्त हुए हैं। ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि कब से मिलेगा, तो 1 नवंबर 2019 से, बी कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 से, सी कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 से, डी कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको ध्यान देना है कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत एक नियम बनाया गया और इसमें कहा गया कि पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो राज्य में 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन्हीं को मिलेगा, और जो 58 से 60 साल के बाद जो है संस्थान में सेवानिवृत्ति पाए हैं, साथ ही वे लगातार 20 वर्ष तक झारखंड में पत्रकारिता की हो और उन्हीं सूचना जनसंपर्क विभाग के अभी मान्यता प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए कह रहा है कि पांडे गणपत राय ने, बी कह रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने और सी कह रहा है घुरवनाथ महतो ने और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है वो रघुनाथ महतो ने दिया था। तो सी राइट हो जाएगा। जमीन और घर के बेदखली ने रघुनाथ महतो को विद्रोही बना दिया था और उन्होंने 1769 ईस्वी में नारा दिया कि अपना गांव अपना राज और दूर भगाओ विदेशी राज।
अगला प्रश्न दोस्तों कि गंगा नारायण सिंह निम्न में से किसके सैनिकों के हाथों मारे गए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंग्रेज के, बी कह रहा है कि नागवंश के, सी कह रहा है कि रामगढ़ नरेश के और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथे मारे गए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी आंसर राइट होगा। तो याद रखना है इनकी मृत्यु जो थी वो खरसावां ठाकुर जो चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए थे। कब मारे गए थे दोस्तों, तो 1833 में, और डेट याद रखना होगा तो 7 फरवरी 1833 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में स्वदेशी आंदोलन को आरंभ करने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि कृष्ण वल्लभ सहाय, बी कह रहा है कि श्याम कृष्ण सहाय, सी कह रहा है कि नागरमल मोदी और डी कह रहा है कि जयपाल सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आंसर नागरमल मोदी जी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखें, नागरमल मोदी जो थे वो स्वदेशी आंदोलन को आरंभ करने के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए वर्ष 1935 ईस्वी में अगर देखें तो इन्होंने एक अबला आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि साहेबगंज, बी कह रहा है पाकुड़, सी कह रहा है गढ़वा और डी कह रहा है कि पूर्वी सिंहभूम। तो अगर आप थोड़ा मैप को अगर ध्यान में रखे होंगे दोस्तों तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला जो आपका पाकुड़ आता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि साहेबगंज, क्योंकि साहेबगंज ऐसे ऊपरी छोर में है, लेकिन थोड़ा सा अगर पाकुड़ को गौर से देखिएगा दोस्तों ऐसे तो ये वाला छोर से थोड़ा सा इसका जो छोर है वो निकला हुआ है। तो इसी चलते जो है सबसे अगर पूर्वी छोर पूछेगा तो आपको पाकुड़ मारना है। उसी प्रकार पश्चिमी जिला जो होता है आपका, अगर इस एरिया में अगर ऐसे हम लोग आए यहाँ तो यहाँ पर आपका गढ़वा जो जिला है आपका ये सबसे पश्चिमी एरिया आता है। वहीं उत्तरी जिला में आपका जो होता है दोस्तों, उत्तरी जिला में आपका ये वाला जो एरिया है वो आता है आपका साहेबगंज का। और दक्षिणी जिला में जाते हैं तो दक्षिणी जिला सबसे अगर देखें तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नवपाषाणकालीन पत्थर एवं काले रंग का मृदभाण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये हो जाएगा दोस्तों बानाघाट, बी कह रहा है कि लोहरदगा, सी कह रहा है कि नामकुम और डी कह रहा है कि मूरत से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नवपाषाणकालीन पत्थर एवं काले रंग का जो मृदभाण है ये बानाघाट से मिला हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ए राइट हो जाएगा, जो सिंहभूम से जिले में बानाघाट आता है। और यहीं पर देखें तो सिंहभूम एरिया में ये आपके नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग के मृदभाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मालूद जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चतरा जिले में, बी कह रहा है कोडरमा जिले में, सी कह रहा है हजारीबाग में और डी कह रहा है बोकारो में। तो मालूद जलप्रपात जो है झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, बी कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है, सी कह रहा है कि राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है और डी कह रहा है कि सभी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सही कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो राज्यपाल को किसी भी समय उनको पद से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें तो राष्ट्रपति के अधीन ही काम करते हैं राज्यपाल जो होते हैं, उनके प्रसाद प्रत्न पद धारण करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तभी तक ये पद धारण कर सकते हैं। इसी में कहा गया दोस्तों कि राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में चराई, वन उपज लेने आदि के अधिकारों तथा तत्संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना परिभाषित किया गया है। धारा ऑप्शन कह रहा है कि धारा 100 क में, बी कह रहा है कि धारा 100 में, सी कह रहा है कि धारा 93 में और डी कह रहा है कि धारा 96 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, यानी कि धारा 100 के क में इसमें कहा गया दोस्तों कि चराई, वन उपज लेने आदि के अधिकारों एवं तत्संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों को लागू होना।
वहीं 100 धारा में कहता है दोस्तों कि कई अधिनियम की प्रारंभ के पूर्व कतिपय अधिकारों का अभिलेखों के लिए दिए गए निर्देशों का विधि विधामानीकरण। वहीं आपका धारा जो दिख रहा है दोस्तों 96 में कहा गया करार एवं समझौता को क्रियान्वित करने की राजस्व अधिकारी की शक्ति। और 93 में अगर देखना है दोस्तों तो 93 में कहा गया है कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्रवाइयों का रोक दिया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य वन विस्तार में राष्ट्रीय औसत से लगभग कितना अधिक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 8%, सी कह रहा है 7%, बी कह रहा है 7%, सी कह रहा है 6% और डी कह रहा है 9%। तो झारखंड वन विस्तार में राष्ट्रीय औसत से लगभग अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 8% अधिक है, क्योंकि झारखंड 29.62 वन है। वहीं राष्ट्रीय औसत में अगर देखें तो 21.54 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप अगर इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो लगभग वही आता है 8% आसपास। और अभी नया सर्वे आया है जिसमें से जो वन क्षेत्र में शामिल किया है, जो घरेलू पौधे वगैरह जो नदी झाड़ी वगैरह किनारे जो लगे होते हैं पेड़ जो रोड वगैरह में, तो उसमें अगर देखें तो लगभग 22% तक ये पहुंच गया है आपका राष्ट्रीय औसत वाला सर्वे। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया है, जहां वन विकास निगम के द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक महत्व के किस वृक्ष के उत्पादन पर बल दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों शीतल वृक्ष पर, बी कह रहा है शीशम के वृक्ष पर, सी कह रहा है साल वृक्ष के और डी कह रहा है टीक वृक्ष के। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि शीतल वृक्ष व्यवसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस वृक्ष से रस्सी बनाई जाती है जो मजबूत एवं टिकाऊ होती है। और जितने भी बंजर भूमि क्षेत्र है उसमें इस वृक्ष के लगाने की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि SAPCC 2014 के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। ऑप्शन ए कह रहा है सरायकेला खरसावां जिला, बी कह रहा है जामताड़ा जिला और सी कह रहा है पूर्वी सिंहभूम जिला और डी कह रहा है कि लातेहार जिला। तो याद रखिए स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी पूरा नाम इसका है SAPC से यानी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना पर मुख्य उद्देश्य जो है दिया रखा, मुख्य उद्देश्य इसका है दोस्तों कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना। और इसके तहत देखें तो सरायकेला खरसावां जिला को देखें तो संवेदनशील जिला के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्यों में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1960 में, बी कह रहा है कि 1954 में, सी कह रहा है कि 1958 में, डी कह रहा है कि 1967 में। तो यहाँ पर आंसर अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा कि 1954 में किया गया है। यानी कि 1954 में केंद्र एवं राज्यों में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है तथा 1976 में देखें तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया तो 1976 में किया गया और बाढ़ग्रस्त जैसे कि नदी नालों की पहचान की गई तथा नदियों में खतरे के निशान का निर्धारण किया गया कि एक लिमिट का ना गया कि इससे ऊपर पानी जा रहा है तो खतरे के निशान से जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 किस आपदा नवीनीकरण के सम्मेलन पर आधारित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 किस आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन पर आधारित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनेवा 2013, बी कह रहा है कि ह्यूंगो 2008 और सी कह रहा है सेदाई 2015 और डी कह रहा है कि योकोहामा 1994। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों तो यहाँ पर आंसर जो आपका सी राइट हो जाएगा कि सेदाई 2015 हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में सोदाई फ्रेमवर्क पर 4 बिंदुओं पर आधारित था और इसी आधार पर अगर देखें दोस्तों सोदाई फ्रेमवर्क 2015 में लाया गया और सोदाई जो है एक जापान का एक शहर है, यहीं पर इसको न्यूनीकरण पर प्रस्तावित एक मुहर लगा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1980 के दशक से किस कोलफील्ड लिमिटेड में लगी आग आज भी आसपास के पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ललमटिया, बी कह रहा है चतरा, सी कह रहा है झरिया और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको पता होगा कि अंग्रेज के काल में ही देखें तो कोलफील्ड लिमिटेड जो झरिया है वहाँ पर आग लगी हुई है, जिसे अभी तक भी नहीं बुझाया जा सका है। तो यहाँ पर आंसर आपका झरिया हो जाएगा। जो देखिए तो हमेशा देखते हैं कि उसका एरिया जो है कहीं ज़मीन धंस जाता है और कहीं उस तरह से जो उस एरिया का पूरा भूमि जो है वो बंजर हो गई है। और देखें दोस्तों तो उस एरिया में धीरे धीरे प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन यानी JSDMA का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए कह 2006 में, बी कह 2016 में, सी कह 2010 में और डी कह 2008 में। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हो वो 28 मई 2010 को किया गया है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने झारखंड के किस गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कह रहा है कोलिहाती गांव, बी कह रहा है टकरा गांव, सी कह रहा है कि सिक्कीदेरी और डी कह रहा है कि चांदपुर। तो मारंग गुम के जयपाल सिंह मुंडा के जो जनजातीय अवसर पर देखें तो आदिवासी मामले एवं केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उन्होंने कहा कि टाकरा जो गांव है उसको हम आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की इन्होंने घोषणा की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड राज्य में किस भाषा की मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है संथाली भाषा की, बी कह रहा मुंडा भाषा की, सी कह रहा हो भाषा की और डी कह रहा असुर भाषा की। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका डी असुर भाषा की। पता होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है पता चला कि असुरों की संख्या जो है वो घट रही है और इनकी जो भाषा है असुरी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और इसी के संरक्षण प्रदान करने के लिए देखें तो मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई ताकि इसकी भाषा को संरक्षित किया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 खिलाड़ियों का, बी कह रहा है 5 खिलाड़ियों का और सी कह रहा है 7 खिलाड़ियों का और डी कह रहा है कि 9 खिलाड़ियों का। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह एक देखें दोस्तों 3-5 खिलाड़ियों को देखें तो एक लंबे समय से झारखंड में जो है वो खेल रहे हैं, इसी चलते इनका चयन भी इस रूप में हुआ है। अगर नाम याद रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि देवपूजन ठाकुर, इसके बाद देखो तो कृपा तिग्गा, पूजा कुमारी और मनोरमा कुमारी और तथा अंतिम में देखें तो अंकित कुजूर। ये सभी जो है लंबे समय से झारखंड के लिए खेल रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आम बजट 2020-21 में धोती लुंगी एवं साड़ी योजना के तहत कितने परिवारों को अनुदानित दर पर वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 37 लाख, बी कह रहा है कि 47 लाख और सी कह रहा है कि 57 लाख और डी कह रहा है कि 67 लाख। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कुल लगभग 57 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अतिरिक्त लुंगी, धोती, साड़ी तथा अनुदानित दर पर वितरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कितने परिवार को दोस्तों तो 57 लाख को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फूलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है संथाली भाषा में, बी कह रहा मुंडारी भाषा में, सी कह रहा नागपुरी भाषा में और डी कह रहा कि हो भाषा में। तो याद रखिए कि झारखंड निर्मित नागपुरी फिल्म फूलमनिया को रिलीज कर लिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों तो मुख्य रूप से एक नागपुरी भाषा की फिल्म है और यह फिल्म देखें तो कुप्रथा के खिलाफ है और इस फिल्म के निर्देशक अगर याद रखना है तो लाल विजय शाहदेव जी हैं। तो याद रखिएगा नागपुरी भाषा का फिल्म है फूलमनिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एथनो मेडिसिन डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से होड़ोपैथी को लेकर अभियान चलाया गया। होड़ोपैथी का संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनजातीय चिकित्सा पद्धति से, बी कह रहा है कि जनजातीय संस्कृति से, सी कह रहा है कि जनजातीय धर्म से और डी कह रहा है कि जनजातीय नृत्य से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए जनजातीय चिकित्सा पद्धति से। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स ऑफ इंडिया की ओर से जनजातीय चिकित्सा पद्धति होड़ोपैथी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और इस अभियान का उद्देश्य था दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सस्ता और सुलभ औषधि गुण वाली जो जड़ी बूटियां हैं की जानकारी देकर उसके इस्तेमाल एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कारण लोगों तक पहुँचाने के लिए इसमें अभियान चलाया गया था।
अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा दीपक चौरसिया, बी में हो जाएगा राजेश सिंह, सी में हो जाएगा आकाश मंडल और डी में हो जाएगा देवेंद्र कुमार। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसका आंसर राजेश सिंह जी हैं, जो काफ़ी चर्चे में रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि दृष्टिबाधित जो है उपायुक्त राजेश सिंह को नियुक्त किया गया और इनको जो है बोकारो जिला अलर्ट हुआ। तो बोकारो जिला के उपायुक्त बनाए गए थे और इनकी यहीं पर नियुक्ति हुई थी। इससे पहले देखें दोस्तों, तो ये देखें तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर ये कार्यरत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेदारी मिली है। ऑप्शन ए कह रहा है हॉकी के लिए, बी कह रहा है तीरंदाजी के लिए, सी कह रहा है फुटबॉल के लिए और डी कह रहा है कबड्डी के लिए। तो खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम, इसके अंतर्गत देखिए तो तीरंदाजी के लिए झारखंड को निखारने का ये देखिए तो केंद्र सरकार या खेलो इंडिया यूथ गेम के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम किसी एक खेल का संचालन किया जाता है और इसके तहत झारखंड को तीरंदाजी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है 8 अगस्त को, बी कह रहा है 9 अगस्त को, सी कह रहा है 10 अगस्त को और डी कह रहा है 11 अगस्त को। तो याद रखना कि आदिवासी समुदाय के संघर्ष की कथाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में UNWGEP के 11वें अधिवेशन में आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र के रूप में मान्यता दी गई और इसके पश्चात देखें तो 1994 को UNO जनेवा जो है उसे महासभा ने सर्वसम्मति से 9 अगस्त को यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और तब से देखें तो मनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार आयोजित हो रही IPL के तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2020 में कुल कितनी टीमें होंगी। ऑप्शन ए कह रहा है 4 टीमें, बी कह रहा है 6 टीमें, सी कह रहा है 8 टीमें और डी कह रहा है 9 टीमें होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी राइट हो जाएगा, 6 टीमें। रांची में पहली बार आयोजित हो रही है IPL के तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2020 में कुल 6 टीमें शामिल होंगी और 15 सितंबर से JSPACL क्रिकेट स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में गैसीय ऊर्जा के केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन ए कह रहा है धनबाद में, बी कह रहा है झरिया में, सी कह रहा है बोकारो में और डी कह रहा है जमशेदपुर में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको हो जाएगा इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका झरिया में किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया जो है गैसीय ऊर्जा का केंद्र बनेगा और झरिया कोयलांचल में CBML कोल बेल्ट मीथेन तकनीकी के माध्यम से झरिया कोयला चल गैस ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनाया जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है अमिताभ चौधरी जी को, बी में कह रहा है सुधीर त्रिपाठी को, सी कह रहा है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह को और सी कह रहा है सुनील बर्नवाल को। आपको पता होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हो जाएगा अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो है ए राइट हो जाएगा। वहीं अगर देखें तो सुधीर त्रिपाठी को बनाया गया है दोस्तों JSSC का सचिव, अरे JSSC का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं सुधीर त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों के सड़क दुर्घटना की मृत्यु के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 13वें स्थान पर, बी कह रहा है 14वें स्थान पर, सी कह रहा है 17वें स्थान पर और डी कह रहा है कि 20वें स्थान पर। तो सड़क दुर्घटना की मृत्यु के मामले में झारखंड में देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 17वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि बीते अगर देखें तो 5 सालों में देखें तो 25,903 घटनाएं हुई है झारखंड में और इस स्थान से एक जो आंकड़ा जारी किया गया था सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, इस आंकड़ा में जितने राज्य हैं उसमें झारखंड का स्थान जो है 17वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि गुण की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है, बी कह रहा है कि गुण की अर्थव्यवस्था शिकार पर आधारित है और
सी कह रहा है कि ए लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा एवं बवार कहा जाता है, और डी कह रहा है कि इनमें सभी जो है सही है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा कि गोंड जो जनजाति है, आपको पता होगा कि पूरे भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है, और इस जनजाति में देखिए तो बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बहु विवाह की प्रथा इसमें देखने को मिलता है, और इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह एवं तलाक प्रथा भी मिलता है, और गोंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो कृषि एवं वनों पर आधारित है। तो इस तरह से देखें तो आपका सी जो है वो राइट आंसर है। बाकी देखें तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा निम्न में से किस प्रकार की है? एक सदनीय है, बी कह रहा है कि द्विसदनीय है, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड राज्य में एक सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था है, ये सबको पता है, जिसमें अभी वर्तमान में 81 विधायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार निम्न में से किसको है? यानी जेपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं आयोगों की, उनकी संख्या और सेवा शर्तों को निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के पास, बी कह रहा है कि मुख्यमंत्री के पास, और सी कह रहा है कि राज्यपाल के पास, और डी कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका 88 के आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी जो है वो राज्यपाल के पास है। आपको पता होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास ही होता है, लेकिन इसको हटाने का अगर देखिए दोस्तों तो अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कितनी आबादी पर ग्राम कचहरी के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य का प्रावधान है? यानी कितनी जनसंख्या पर देखिए दोस्तों तो ग्राम कचहरी के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान है। ऑप्शन ए कहता है कि 500, बी कह रहा है कि 1000, और सी कह रहा है 5000, और डी कह रहा है कि 250। तो ग्राम कचहरी के लिए देखिए दोस्तों तो कम से कम जो है वो 500 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के प्रावधान पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को किस धारा के द्वारा संपुष्टि नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 10, ऑप्शन बी कह रहा है कि 11, ऑप्शन सी कह रहा है कि 12, और डी कह रहा है कि 13। ये धारा को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर संपुष्टि नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा आपका धारा 12 के अंतर्गत। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए, समझ में आ जाएगा कि झारखंड में भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत जो भूस्वामियों के द्वारा अपनी भूमि की भूदान यज्ञ समिति की दान दिया जाता था, जिसे भूमि सुधार एवं समाहर्ता के द्वारा कागजी छानबीन के पश्चात जो है धारा 10, 11, फिर 13, 15 और 18 के अंतर्गत संपुष्टि किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भू अर्जन अधिनियम 2013 में अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार ने किसे अधिकृत किया है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए आयुक्त को, बी कारक उपायुक्त को, सी कारक अपर समाहर्ता को, और डी कारक विश्वविद्यालय को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वविद्यालय को। क्योंकि अगर देखेंगे दोस्तों तो भूमि अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को संबंधित प्रमंडल के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं विस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है। जहां तक सामाजिक प्रभाव मूल्य का प्रश्न है तो राज्य सरकार ने राज्य के 5 विश्वविद्यालयों सहित कुल 9 एजेंसियों को अधिसूचित कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर विश्वविद्यालय आ जाएंगे कि इसमें अंतर्गत देखें तो भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत किया है विश्वविद्यालय और साथ में कुछ और एजेंसियाँ को। अगला प्रश्न है कि वस्तु के रूप में लगान न्यायालय द्वारा, ऑप्शन कह रहा है कि सिविल अधिकारिता का अधीन ग्रहण होगा, बी कह रहा है कि फौजदारी अधिकारिता के अधीन ग्रहण होगा, सी कह रहा है कि रेवेन्यू अधिकारिता के अधीन ग्रहण होगा, और डी कह रहा है कि ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो ये आप ध्यान देंगे दोस्तों तो इसमें हो जाएगा कि ग्रहण योग्य नहीं होगा। यानी एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 43(2) के अनुसार कहा गया है कि वस्तु में लगान किसी भी प्रकार के किसी अदालत के द्वारा तथा उसके अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दीवानी फौजदारी या माल कम होने पर अस्वीकृत नहीं होगा।
तो इस तरह से यहाँ पर ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रैयत उस भूमि का जो उसकी जोत पड़ती है। ऑप्शन करें किसी भी रीति से जो स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज से अधिकृत है। बी कह रहा है कि किसी स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज की अनपेक्ष किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट न करे या जिससे वह भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य न हो जाए उपयोग कर सकता है। यहाँ पर सी कर उपरोक्त दोनों, डी कर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आंसर आज आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी रैयत उस भूमि का या उसके जोत में जो पड़ती है उसके किसी भी रीति में स्थानीय प्रचलन रीति रिवाजों से अधिकृत कर सकता है, और किसी स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज का अनपेक्ष किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट न करे, उसे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य न हो जाए, उसे उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाली स्थान की सहमति से जोत का विभाजन या उसकी लगान का वितरण होगा, यानी कि किसके किसके सहमति से जोत का विभाजन या उसके लगान का वितरण होगा। ए कह रहा है कि भूस्वामी की सहमति से, बी कह रहा है कि ग्राम प्रधान की सहमति से, और कह रहा है कि मूल रैयत की सहमति से, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी के सहमति से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो एसपीटी एक्ट के जो धारा है दोस्तों 19(1) के अनुसार इसमें कहा गया है कि भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत यदि कोई भी सहमति से जोत का विभाजन और उसके लगान का वितरण हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से डाक द्वारा ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी जैसी दशा हो और को सूचना देकर अपना जोत अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथाल परगना की किसी रैयत को दे सकता है। तो यहाँ पर हो जाए किसको सूचना देके दोस्तों, उपायुक्त को सूचना देके, अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दे करके, या आयुक्त की सूचना दे करके, या समाहर्ता को सूचना दे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि आपको पता होगा कि धारा 22 के अंतर्गत यह कहा गया है कि न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से डाक द्वारा या ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी जैसी दशा में कोई भी व्यक्ति जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी जो है एसडीओ होते हैं उनको सूचना दे करके अपनी जोत को देखें तो अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के परमिशन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने या राज्य सरकार का अधिकार संबंधित है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि धारा 54 में, बी कह रहा है धारा 52 में, सी कह रहा है धारा 53 में, और डी कह रहा है कि धारा 55 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये आपका सही हो जाएगा कि धारा 54 में। धारा 54 कहता है दोस्तों कि प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है। वहीं कहता है दोस्तों कि धारा 52 की देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी भूदरीति को दंड देगा। और वहीं पर कहता है दोस्तों धारा 53 कहता है कि भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी के द्वारा भूमि का अर्जन, और वहीं पर धारा 55 कहता है कि लगान वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि नागफेनी का राजभवन झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कहता है पलामू जिले में, बी कहता है कि रामगढ़ जिले में, सी कहता है गुमला जिले में, और डी कहता है बोकारो जिले में। तो नागफेनी का राजभवन आपको पता होगा दोस्तों कहाँ है, तो गुमला जिले में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि गुमला जिले के सिसई थाने के नागफेनी गांव में स्थित है, और इसका निर्माण जो है 1704 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागपुरी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कारक अग्नेय भाषा के अंतर्गत, बी कारक भारोपीय भाषा के अंतर्गत, और सी कारक द्रविड़ भाषा के अंतर्गत, और डी कारक कि इनमें से कोई नहीं। तो नागपुरी जो है भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवीण कर्मकार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए कारक संगीत से, बी कारक चित्रकार से, सी कारक नृतक से, और डी कारक इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा चित्रकार से। रांची के निवासी थे प्रवीण कुमार कर्मकार, जो यूनियन क्लब रांची में चित्रकला की शिक्षा देते थे। उनके चित्रकला पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया जा चुका है। उनकी पेंटिंग जो था वो झूमर को इटली में आयोजित कैम्ब्रियाना इन क्वालिरिले में पुरस्कृत किया गया था। इसमें दैनिक जीवन का चित्रण देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि झारखंड से संबंध रखने वाले नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं, यानी कोच हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तीरंदाजी के, बी कह रहा है कि फुटबॉल के, सी कह रहा है क्रिकेट के और डी कह रहा है हॉकी के। तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों नरेंद्र सिंह, जो झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी प्रशिक्षक हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखें तो प्रशिक्षकों में दर्जनों जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेल चुके हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, तो पूरे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कितना सही होता है, फिर अगला सेट लेकर के आएंगे। तब तक के 3-4 सेट आपके लिए जो दिया हूँ उसको बनाइए और सभी को प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।